पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है और वो ये है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग 10% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन पे पहली बार रिजर्वेशन हो रही है पूरे देश में। अब इससे 10% रिजर्वेशन मिलती है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि सेंटर हैज नो रोल इन डिसाइडिंग रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, कि क्या सेंटर है उसका कोई रोल नहीं है रिजर्वेशन पॉलिसी राज्य की डिसाइड करने में। एक तो ये क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है। दूसरा है कि स्टेट गवर्नमेंट आर फ्री टू डिसाइड वेदर टू इंप्लीमेंट 10% कोटा फॉर ईवीएस इन स्टेट गवर्नमेंट जॉब एंड एडमिशन टू स्टेट गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कि राज्य सरकारें हैं वो आजाद है 10% कोटा देती है जॉब में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में या नहीं देती है। ये उस राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो स्वतंत्र रूप से अपने उसको पूरी छूट है कि वो देती है या नहीं देती है। हालांकि अलग रीजन है कि पॉलिटिकल रीजंस की वजह से हो सकता है उनको देना पड़े, लेकिन उसके पास पावर क्या है वो यहाँ पे क्वेश्चन है। तो पहली स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट है, दोनों ही स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। दोनों ही स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है ये, कि सेंटर का कोई रोल नहीं है स्टेट की रिजर्वेशन पॉलिसी को डिसाइड करने में, नंबर वन। और स्टेट गवर्नमेंट है उनको बात जानी है 10% रिजर्वेशन दे या न दे, हालांकि पॉलिटिकल कंपल्शन की वजह से जरूर उनको देना पड़ता है। तो सी इसका आंसर पूरा। अगर आपको समझना है तो आप एक बार जरूर ये आर्टिकल वगैरह जरूर देख लें। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 के तहत संविधान में कुछ परिवर्तन किए गए थे, नए आर्टिकल में या कुछ एडिशन की गई थी 15 और 16 में। उसके आधार पे 10% है वो पहली बार, पहले क्या होता था कि कास्ट के आधार पे होता था, लेकिन अब इकोनॉमिक क्लास के आधार पे भी, कि गरीब के आधार पे भी रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, और ये एक 8 लाख की सीमा है जो समय समय पर चेंज होती जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पावर, क्वेश्चन आ गया है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पावर आर डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, कि कौन कौन सी शक्तियां हैं जो सेंटर और राज्य के बीच में, सेंटर और राज्य के बीच में डिवाइड है। तो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर, या बोथ ए एंड बी। देखो इंडिया में जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड है, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। ठीक है, तो इसका मतलब एक बार बन गया, वो राज्य या केंद्र की बात नहीं है उसमें। तो ये वाली जो पावर है ना वो डिसाइडेड, वो है उसके बीच में डिवाइडेड नहीं है। लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर और फाइनेंशियल पावर, ये 3 टाइप की पावर होती है, वो एक्चुअल में उनके बीच में क्वेश्चन यहां पे था क्या, कि कौन कौन सी पावर, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पावर आर डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल स्टेट। तो ये वाली पावर डिवाइड नहीं है, पूछा कौन कौन सी पावर है, तो ये ए और बी। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। ये वाली है नहीं उनके बीच में, ठीक है ना, इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हु इज एम्पावर्ड टू डिक्लेयर एन एरिया टू बी ए शेड्यूल्ड एरिया। शेड्यूल्ड एरिया है वो कौन है जिसके पास में एम्पावरमेंट है, तो राष्ट्रपति है, उनके पास में एम्पावरमेंट होती है शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर करने की। इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा। क्या है कि प्रेसिडेंट है वो एम्पावर्ड है इसके जरिए, और आर्टिकल 244(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि बोलता है शेड्यूल्ड एरिया के बारे में जानकारी। शेड्यूल्ड एरिया एज डिफाइंड एज एरिया एज प्रेजेंट में बाय ऑर्डर डिक्लेयर टू बी शेड्यूल्ड एरिया, ये दिया हुआ है उसमें। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ए बिल इज डूम्ड टू बी ए मनी बिल इफ इट कंटेन ओनली प्रोविजन डीलिंग विद ऑल और एनी ऑफ सर्टेन मैटर, सच मैटर में भी। क्या है कि एक बिल को धन विधेयक, एक विधेयक को धन विधेयक माना जाता है, मनी बिल माना जाता है, केवल तभी माना जाता है, ओनली प्रोविजन मतलब तभी माना जाएगा जब विद ऑल और एनी सर्टेन मैटर, सच मैटर में भी। वो मुद्दे किससे रिलेटेड होने चाहिए, कुछ मुद्दे, उसका कुछ पार्ट या पूरे मुद्दे उससे रिलेटेड होने चाहिए। तो वो क्या है, कौन सा मैटर है, कहने का मतलब है कि कौन से मैटर्स में धन मनी बिल है वो माना जाएगा। ठीक है, कौन से क्या क्राइटेरिया होगा कि ये मनी बिल है उसको डिसाइड करने के लिए। तो इसका राइट क्या है ऑप्शन देखिए, कि एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे कैसे खर्च करने हैं उसके बारे में लेखा जोखा है, वो मनी बिल के तहत आता है। ये सीधा आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो बजट पेश होता है और बजट में खर्चे करने होते हैं कि कौन सी चीज पे कहां खर्चे होंगे, उसका मतलब एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी बिल से संबंधित है। ठीक है, इंपोजिशन ऑफ फाइन और अदर पेक्यूलरी पेनल्टी, दूसरी स्टेटमेंट यह है कि फाइन वगैरह लगा देना,
वो मनी बिल के तहत आएगा। लाइसेंस फी के बारे में वो मनी बिल के तहत आएगा। या फिर क्या है कि टैक्स लोकल अथॉरिटी द्वारा, लोकल पर्पज के लिए चेंज करना, लगाना टैक्स लोकल अथॉरिटी द्वारा। तो इन चारों में से सिर्फ यही ऑप्शन है जो कि आपको करेक्ट है। बाकी ये मनी बिल के तहत नहीं आएगा। फाइन लगाना, फाइन पैसे, लाइसेंस फी लेना, ठीक है, जैसे स्पेक्ट्रम, कोयला खदानों की फीस है, इस तरह की चीजें इसमें नहीं आएगी, मनी बिल के तहत नहीं आएगी, ठीक है, वो एक अलग चीज हो जाती है। तो अगर कौन कौन से आएंगे तो आप इसमें देख सकते हैं कि कौन कौन से मैटर है कि इम्पोजिशन, अबोलिशन, रिमिशन, अल्ट्रेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, जो सेंटर का जहां तक सवाल है उसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अगर सरकार दूसरे देशों से अगर या और कहीं से भी लोन लेती है, बोरोइंग ऑफ मनी है, तो वो क्या मनी बिल के तहत आएगा। कस्टडी का जहां तक सवाल है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, तो उसका भी मनी बिल के तहत आता है। एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मतलब बाहर निकालना उसके पैसे का, कहां खर्चे करने, कहां खर्चे नहीं करने, वो सारे इसके तहत आते हैं। ये क्या नहीं आते, ये आप जरूर देख सकते हैं कि जो पेनल्टी होते हैं, लाइसेंस फी होते हैं, या फिर लोकल जो पर्पज के लिए यूज होते हैं, वो इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन आपकी स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग पार्लियामेंट कमेटी। पार्लियामेंट कमेटी से संबंधित कौन सा करेक्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग पार्लियामेंट कमेटी। पार्लियामेंट कमेटी है, ठीक है, उससे संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेक स्पेसिफिक प्रोविजन रिगार्डिंग देयर कंपोजिशन, टेन्योर एंड फंक्शन। क्या भारत का संविधान है जो पार्लियामेंट की कमेटी वगैरह होती है उसके बारे में, उसकी कंपोजिशन कैसी होगी, टेन्योर कैसा होगा, फंक्शन कैसा होगा, ये बताता है। भारत के संविधान की बात हो रही है, पार्लियामेंट के रूल कायदे की बात नहीं हो रही, भारत के संविधान की बात हो रही है पहले स्टेटमेंट में। दूसरा है, इट इज अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाय द हाउस और नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर और चेयरमैन, कि हाउस द्वारा इलेक्ट किया जाता है या फिर नॉमिनेट किया जाता है स्पीकर या चेयरमैन द्वारा। वर्क्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ स्पीकर और चेयरमैन, चेयरमैन और स्पीकर के डायरेक्शन के मुताबिक पार्लियामेंट में जो कमेटी होती है वो काम करती है। और पूछा गया है इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। प्रेजेंट इट्स रिपोर्ट टू हाउस और टू द स्पीकर, चेयरमैन, स्पीकर, चेयरमैन या हाउस को ये अपनी रिपोर्ट देते हैं। तो जो पहला कथन है वो सत्य नहीं है, बाकी तीनों है वो सत्य है। कहने का मतलब है कि ये कोई संविधान में इसका जिक्र नहीं है, कोई आर्टिकल नहीं है स्पेशली कमेटी के लिए। जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर है कि ये सत्य नहीं है, बाकी सत्य है, ठीक है। आगे चल लेते हैं। क्वेश्चन आ गया है, विच is or are constitutionally mandated body under 74 Constitutional Amendment Act 1992 कि संविधान का 74वां संवैधानिक संशोधन हुआ था 1992 में, उसमें कुछ बॉडी है, ठीक है, जिसको कि कंस्टिट्यूशनल स्टेटस है। तो एक तो स्टेट फाइनेंस कमीशन है, स्टेट इलेक्शन कमीशन है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है, ग्राम सभा है। कहने का मतलब है कि उस आर्टिकल में मेंशन्ड है, उस एक्ट में ही ये मेंशन्ड है कि उस बॉडी का जिक्र है। तो कहां पे इसका जिक्र नहीं है, ठीक है, कौन कौन सी कमेटी का जिक्र है, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है वो है बी। क्यों है बी राइट आंसर, क्योंकि जो ये वाला है ना वो 73rd कंस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ठीक है ना, 73rd है। 74 तो म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड, ये सारे म्युनिसिपैलिटी वाले हैं, ठीक है, लेकिन ये क्या है, ग्राम पंचायत वाला है, गांव वाला है, 73rd वाला है। तो 1 2 3 राइट इसका आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज क्रिएटेड अंडर, कि जब ये आजादी से पहले का स्टेटमेंट है, यहां पे बात चल रही है आजादी से पहले की जो एक्ट वगैरह थे उसमें, कि भारत के लिए एक पोस्ट क्रिएट की गई थी जिसका नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। मतलब कि वहां पे जो ब्रिटेन की कैबिनेट थी वहां पे एक मंत्री को ये जिम्मेदारी सौंपी गई, एक कैबिनेट मेंबर को जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो भारत के मामले का देखेगा। तो भारत के मामले को देखेगा, जिसका नाम रखा गया ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। मतलब कि आप ये देसी भाषा में बोल सकते हैं कि विदेश मंत्री भारत, उससे रिलेटेड ये पोस्ट क्रिएट की गई थी। ये कब की बात है ये, ठीक है, बात करें अंडर किस एक्ट के जरिए क्रिएट की गई थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, क्रांति के बाद की बात हो रही है, जो एक्ट बना, ठीक है, उसमें इसका जिक्र था। आगे क्वेश्चन देखते हैं
कि सिन्हो कमीशन रिपोर्ट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। सिन्हो कमेटी का संबंध है वो किससे संबंधित है? तो आपने थोड़ी देर पहले भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की बात हुई थी, तो यहां पे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास वेलफेयर से संबंधित एक कमेटी बिठाई गई थी। इस कमेटी के आधार पे, रिकमेंडेशन के आधार पे 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर है। बी इसका राइट आंसर है। और ये सिन्हो कमेटी रिपोर्ट ऑफ 2010 में इन्होंने सौंपी थी, जिसके आधार पे 10% का रिजर्वेशन है अपर कास्ट को ये दिया गया है। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा इनकरेक्ट है? निम्नलिखित में से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? रेजोल्यूशन फॉर डिसअप्रूवल ऑफ ए नेशनल असेंबली रिक्वायर्ड टू बी पास्ड बाय द लोकसभा ओनली। यहां पे जो नेशनल इमरजेंसी लग जाती है, आपातकाल लग जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल की बात हो रही है ऊपर वाले सेंटेंस में, कि उस टाइम में फिर जो अप्रूवल होती है, डिसअप्रूवल की बात हो रही है पहले स्टेटमेंट में, कि रेजोल्यूशन फॉर डिसअप्रूवल रिक्वायर्ड टू बी पास्ड बाय लोकसभा ओनली, कि सिर्फ लोकसभा से पास होना काफी है। क्या बात सही है कि अगर उसको हटाना है इमरजेंसी को तो लोकसभा से ही पास हो जाए तो हट जाएगा? दूसरी स्टेटमेंट है कि रेजोल्यूशन फॉर अप्रूवल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी नीड टू बी पास बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट बाय सिंपल मेजोरिटी। अगर आपातकाल को कंटिन्यू करना या आपातकाल लगाना है तो उस केस में सिंपल मेजोरिटी से दोनों हाउस पास करते तो क्या आपातकाल लग जाएगा या स्पेशल मेजोरिटी चाहिए? स्टेटमेंट में दो ये है। दूसरी, रेजोल्यूशन फॉर डिसअप्रूवल ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज अडॉप्टेड बाय सिंपल मेजोरिटी, कि उसको खत्म करने के लिए सिंपल मेजोरिटी ही काफी है। रेजोल्यूशन ऑफ अप्रूवल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी अडॉप्टेड बाय स्पेशल मेजोरिटी ओनली। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है कि रेजोल्यूशन ऑफ द, तो चौथा स्टेटमेंट दिया है कि नेशनल इमरजेंसी लगाने के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट गलत है? कौन सी स्टेटमेंट गलत, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ये देखो बी वाली गलत है। बी वाली गलत क्यों है? क्योंकि रेजोल्यूशन ऑफ अप्रूवल फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी नीड टू बी पास्ड बाय बोथ हाउसेज बाय सिंपल मेजोरिटी नहीं होगा, ये स्पेशल मेजोरिटी होगा दोनों हाउसेज से। देखो लोकसभा राज्यसभा स्पेशल मेजोरिटी से ही पास करेंगे। कैबिनेट है वो रिटर्न में राष्ट्रपति को देगी कि आप इमरजेंसी लगाइए, रीजन बताएगी, और उसके बाद राष्ट्रपति है वो इमरजेंसी लगा देंगे, लेकिन ये पास होना आवश्यक है। तो पास होने के लिए क्या करना है? 1 महीने के पास होने के लिए स्पेशल मेजोरिटी से दोनों सदनों में पास होना जरूरी है। तो ये कंडीशन है। ठीक है, तो ये बी इसका रॉन्ग आंसर है। आगे देख लेते हैं। Which of the following categories have been defined in the Constitution? निम्नलिखित में से कौन कौन सी कैटेगरी है जो संविधान में जिसका की जिक्र है? शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, एंग्लो इंडियन, नन ऑफ दीज। बताना कि कौन से का जिक्र नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सॉरी, कौन से का जिक्र है संविधान में? डिफाइंड है पूरा, तो एंग्लो इंडियन डिफाइंड है। जो एससी और एसटी में कौन सी कास्ट आएगी, कौन सी नहीं आएगी, अलग राज्य में अलग अलग कास्ट भी वेरी कर देती है। एक राज्य में कुछ और कास्ट होती है एससी में, दूसरे में दूसरी कास्ट हो जाती है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के मामले में कोई फिक्स नहीं है, लेकिन एंग्लो इंडियन क्या है कि वो फिक्स है, जो कि भारतीय, मतलब कि जो यूरोपियन थे उनका लड़का, इंडियन लड़की, अगर उनकी शादी हो जाती थी, उनकी संतान पैदा होती थी, उसको एंग्लो इंडियन कहते हैं। और उनकी जो जनरेशन है, उनके लिए कुछ एक स्पेशल प्रावधान रखे गए थे। तो यहां पे उसकी बात हो रही है। सी इसका राइट आंसर होगा। द क्राइटेरिया फॉरवर्ड फॉर स्पेसिफिकेशन ऑफ ए कम्युनिटी एज शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर, कि शेड्यूल्ड ट्राइब को डिसाइड करने के लिए ये कम्युनिटी शेड्यूल ट्राइब में आती है नहीं आती है, तो कौन कौन से क्राइटेरिया फॉलो किए जाते हैं, ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो इस तरह क्वेश्चन पहले भी आए, हमारी जो ये प्रेजेंटेशन चल रही है उसमें। तो देखिए पहली स्टेटमेंट है इंडिकेशन ऑफ प्रिमिटिव ट्रेड्स, कि इंडिकेशन ऑफ प्रिमिटिव ट्रेड्स, डिस्ट्रिक्टिव कल्चर, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, साइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट विद कम्युनिटी एट लार्ज, कि बड़े पैमाने पे इकट्ठा होना, आंदोलन करना या फिर और किसी पर्पज के लिए, तो वहां वो अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करते हैं, वो अलग थलग रहते हैं। इस तरह की कम्युनिटी होती है वहां पे, मतलब कोई सोशल गैदरिंग का ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये कौन कौन सी स्टेटमेंट है जो कि इसमें करेक्ट होगी? तो चारों ही स्टेटमेंट है जो कि एक कम्युनिटी को डिफाइन करते हैं ये ट्राइबल है या नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ फंक्शन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट कैन टेक प्लेस आइदर अंडर एग्रीमेंट और बाय लेजिस्लेशन। कि जो राज्य का और केंद्र के संबंध की बात हो रही है, फंक्शन का और काम है, ये जो काम है उनको डेलीगेट करने से रिलेटेड है। ठीक है, तो या तो एग्रीमेंट से कोई फंक्शन डेलीगेट हो सकता है, केंद्र राज्यों को करे, राज्य केंद्र को करे, उसकी बात हो रही है यहाँ पे, या एग्रीमेंट हो या फिर कानून हो, लेजिस्लेशन हो। तो यहाँ पे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। सेंटर कैन यूज बोथ मेथड, कि सेंटर डेलीगेशन है, राज्यों को काम है, वो कानून बनाकर भी दे सकता है और एग्रीमेंट के जरिए भी हो सकता है राज्य और केंद्र के बीच में। स्टेट कैन यूज बोथ मेथड, राज्य कानून बना सकता है केंद्र को डेलीगेट देने के लिए, राज्य के पास तो पावर नहीं है। सेंटर कैन यूज ओनली फर्स्ट मेथड, की केंद्र सिर्फ पहला मेथड यूज कर सकता है, एग्रीमेंट वाला, कानून नहीं बना सकता। स्टेट कैन यूज ओनली सेकंड मेथड, राज्य कानून बना सकता है। तो पहला ही स्टेटमेंट करेक्ट है कि सेंटर दोनों इस्तेमाल कर सकता है, सेंटर दोनों इस्तेमाल कर सकता है, राज्य कानून नहीं बना सकता सेंटर के लिए। ठीक है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज empowered टू ऑर्गेनाइज और रीऑर्गेनाइज द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट की बात आ रही है यहाँ पे, स्वायत्त जिलों की बात आ रही है, किसके पास इंपावरमेंट है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है वो है गवर्नर। गवर्नर के पास ये पावर है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को समझिए पहले क्या है, एक्सप्लेनेशन से समझ में आएगा ये कि ट्राइबल एरिया होते हैं 4 राज्यों में, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में। वहां पे डिस्ट्रिक्ट है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है, वो बनाई गई है ताकि उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में उन लोगों को स्पेशल अपने आप को गवर्न करने के पूरे राइट हो। लेकिन उनका जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो स्टेट के अंदर ही रहेगी। कहने का मतलब ये नहीं है कि कोई सेंटर उसका डायरेक्ट कंट्रोल करेगा, ऐसा नहीं है। गवर्नर है हालांकि ऑर्गेनाइज कर सकता है, रीऑर्गेनाइज कर सकता है ऑटोनोमिक डिस्ट्रिक्ट को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। प्रोविजन रिगार्डिंग द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट हैज बीन इन्वोक्ड, कि 1950 से लेकर कितनी बार अभी तक ज्वाइंट सिटिंग पार्लियामेंट हुई है जिसमें कि कोई बिल को पास करवाना है। ठीक है, तो आमतौर पर अच्छी बात नहीं मानी जाती कि विपक्ष को साथ लेना ही जरूरी होता है, और अप्रत्याशित सिचुएशन में कई बार ऐसा इसका इस्तेमाल किया गया है। ज्यादा यूज नहीं हुआ है, सिर्फ 3 बार ज्वाइंट सिटिंग हुई है, 3 बार ज्वाइंट सिटिंग हुई है। तो राइट आंसर क्या है इसका? सी इसका राइट आंसर हुआ है, राइट आंसर है। एक बार 1960 में हुआ था डाउरी के केस में, फिर कोई बैंकिंग केस में 1977 में हुआ था, 2002 में प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल्स पे हुआ था ज्वाइंट सिटिंग लोकसभा और राज्यसभा की। कैबिनेट कमेटी होती है, कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, इस तरह बातें सुनी होगी आपने। तो वो कंस्टिट्यूशनल होती है, क्या होता है, क्या स्टेटस एग्जैक्टली उसका होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो होती है एक्स्ट्रा कंस्टिट्यूशनल, मतलब उसका कोई संविधान में या एक्ट में कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, कोई उसका जिक्र नहीं है। अगला क्वेश्चन आ जाता है। नेशनल कमीशन फॉर एससी इज सेटअप अंडर आर्टिकल 338। This has been empowered to investigate all the matter relating to constitutional and other legal safeguard for which of the following communities। यहां पे क्वेश्चन है कि एससी कमीशन बना है आर्टिकल 338 में, तो उसके तहत कौन कौन सी कम्युनिटी को एक किस्म से सेफ गार्ड या उसका फायदा है। सेफ गार्ड किस किस को प्रोवाइड किया गया, एससी कमीशन किसको हैंडल करता है। तो एससी कमीशन एससी को तो करेगा ही करेगा, इसके अलावा किसको करता है, ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट है वो एससी कम्युनिटी वो, और इसके अलावा एंग्लो इंडियन करता है। पहले वो बैकवर्ड क्लास को भी करता था, लेकिन इसके लिए अब अलग से कमीशन बन गया है जो कि कंस्टिट्यूशनल स्टेटस है उसके पास में, तो उसको अलग कर दिया है। पहला इस राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर है। एंग्लो इंडियन और एससी की बात है जहां पे जो एससी कमीशन के तहत काम करते हैं। आर्टिकल 338 ए। How many seats had been won by the Congress during the election to the Constitutional Assembly? कि जब संवैधानिक सभा का इलेक्शन हुआ था, कांग्रेस मात्र एक बड़ी पार्टी थी उसमें, तो वो उसको सीट एक्चुअली मिली कितनी थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उसको सीटें मिली थी 208 सीटें मिली थी टोटल 296 में जो इलेक्शन हुए थे जुलाई अगस्त के दौरान में। मुस्लिम लीग है उसको 73 मिली थी। इसके अलावा छोटे ग्रुप थे और इंडिपेंडेंट है उनको 15 सीटें मिली थी। 93 सीट जो अलोकेटेड थी प्रिंसली स्टेट्स को वो भरी नहीं गई थी क्योंकि उन्होंने इसमें भाग लिया
कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली से अलग रहने की उन्होंने सोचा था, घोषणा की थी। आगे देखते हैं लेगेसी पर्सन्स क्लोज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, कि लेगेसी पर्सन्स का क्लोज है उसका संबंध किससे है। आपने बार बार अखबारों में ये टर्म पढ़ते हैं, लेगेसी पर्सन वो है क्या एक्चुअल में, पैतृक पर्सन या जो भी आप उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं हिंदी में। तो इसका राइट आंसर क्या है कि जो असम से रिलेटेड ये जुड़ा हुआ मामला है। असम में नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन इन असम, एनआरसी जिसको बोलते हैं, वह काफी ज्यादा चर्चा में भी है, ठीक है। तो लिस्ट है वो इंडियन सिटीजन की असम में, और 1951 में इसको प्रिपेयर किया गया था, 1951 के सेंसस के आधार पे। तो उसका फॉर ए पर्सन नेम टू बी इंक्लूडेड इन द अपडेटेड एनआरसी लिस्ट 2018 ही और शी विल हैव टू फर्निश, कुछ एक डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ नेम इन द लेगेसी डाटा। तो एक तो क्या है कि अगर इस डाटा में उसका नाम है, तो आ गया ना लेगेसी का, कि लेगेसी डाटा उसको बोलते हैं जो 1951 वाला था, 1951 वाला डाटा में अगर नाम है, लेगेसी डाटा इसको बोला जाता है। समझ में आ गई होगी ये बात, ये ठीक है। इसके अलावा क्या है कि वो इलेक्टोरल पोल रोल में जहां तक सवाल है कि मिडनाइट तक, यहां तक अगर 71 तक उसका वोटिंग लिस्ट में नाम है तो वो लेगेसी डाटा के तहत उसमें काम करेगा। आगे चल लेते हैं। In case of conflict between central law and state law on a subject enumerated in the concurrent list, a state law will prevail in that case, in that state if, यहां पे बात आ जाता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है कि राज्य और केंद्र के बीच में, स्टेट लॉ और केंद्र के लॉ, कि जो कंकरेंट सूची में, समवर्ती सूची में दिया हुआ है सब्जेक्ट है, उस पर कौन लॉ बनाए, स्टेट और सेंट्रल। यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा डिफरेंट है क्वेश्चन। ए स्टेट लॉ विल प्रिवेल, कि राज्य ने भी अपना कानून बना दिया है, तो उस केस में केंद्र ने भी बना रखा है, राज्य ने बना रखा है, तो कंकरेंट लिस्ट में दोनों का लागू होना चाहिए। तो यहाँ पे एक स्टेट लॉ है वो प्रिवेल करेगा, मतलब केंद्र के वाले के ऊपर स्टेट लॉ वाला प्रिवेल करेगा, या इसकी बात हो रही है जब तक कि पार्लियामेंट उसके ऊपर कोई नई चीज न बना दे, मतलब कंडीशन है यहाँ पे। स्टेट लॉ कब प्रिवेल करेगा, स्टेट लॉ के मतलब कानून है कब ज्यादा उसमें तवज्जो होगी, प्रचलन में होगा, कब चलेगा वो स्टेट लॉ वाला कानून, ये क्वेश्चन है, कौन सी ऐसी कंडीशन होगी। तो यहां पे है कि राज्यसभा पासिस ए रेजोल्यूशन अप्रूविंग दैट पर्टिकुलर लॉ, कि राज्यसभा पास कर दे तो स्टेट वाला चलेगा। स्टेट लॉ हैज बीन रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द गवर्नर एंड रिसीव्ड एसेंट, कि स्टेट ने पास किया और राज्यपाल ने अनुमति दे दी, तो राज्यपाल तो देता है सबके केस में अनुमति। तीसरा है कि राज्य जो लोकसभा रेजोल्यूशन पास करे उस पर्टिकुलर स्टेट लॉ के लिए। और चौथा है स्टेट लॉ है वो राष्ट्रपति के पास में विचार के लिए गया हुआ है और राष्ट्रपति ने एसेंट कर दिया है, तो उस केस में फिर स्टेट लॉ है वो प्रिवेल करेगा। तो आंसर कौन सा होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। ऐसी सिचुएशन में स्टेट लॉ है वो फिर प्रिवेल करेगा कंकरेंट लिस्ट में। अगला क्वेश्चन है, एट द सेंट्रल लेवल सब्जेक्ट ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट इज डेल्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज। यहां पे है कि अर्बन लोकल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है वो कौन कौन से मंत्रालयों के अधीन है, या मंत्रालय उसको कंट्रोल करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट है, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए कैसे वो ऑल ऑफ द अबव, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। जो 1992 में संवैधानिक संशोधन हुआ था, 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। एट द सेंट्रल लेवल द सब्जेक्ट ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट है वो 3 मंत्रालय डील करते हैं। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट है वो सेपरेट मिनिस्ट्री क्रिएट की दी गई थी 1985 में, वो डील करता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो कंटोनमेंट बोर्ड होते हैं, वहां पे जो कंटोनमेंट बोर्ड में भी म्युनिसिपलिटी बनती है, म्युनिसिपल टाइप की, मतलब एक वो होता है लोकल गवर्नेंस का सिस्टम, तो वहां उनको कंट्रोल करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में रोल आता है। फिर यूनियन टेरिटरी का जहां तक सवाल है, अब इलेक्शन तो यूनियन टेरिटरी में भी होते हैं उसके, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है। तो ये जो 3 मंत्रालय है उसका अर्बन लोकल डेवलपमेंट में कहीं न कहीं रोल आता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC एंड ST। ठीक है, क्या है कि स्टेटमेंट कुछ दी हुई है आपके सामने, कुछ तथ्य दी हुई है, कुछ स्टेटमेंट दी हुई है।
कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से रिलेटेड एससी और एसटी की रिजर्वेशन के ऊपर। पहली स्टेटमेंट है रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर एससी एसटी लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज आर प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन रेशियो, कि जितनी जनसंख्या उसके आधार पे एससी एसटी को रिप्रेजेंटेशन या रिजर्वेशन मिलेगा, ये एक सुनिश्चित किया गया है संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है संविधान में, ये बात कही है। दूसरा, देयर इज नो बार ऑन एससी एसटी कैंडिडेट कंटेस्टिंग फ्रॉम जनरल सीट, कि ऐसा कोई बार नहीं है, एससी एसटी जनरल सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, क्या एससी एसटी जनरल सीट से लड़ सकते हैं? दूसरी स्टेटमेंट ये है। तो दोनों आपको बतानी करेक्ट कौन सी है, तो दोनों ही इसमें करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है, सी इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटर स्टेट काउंसिल वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन द मेनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, कि मुख्यतः किस आधार पे इंटर स्टेट काउंसिल है उसका गठन, उसका एस्टेब्लिश्ड है, स्थापना उसकी हुई है, किस कमेटी या कमेटीज के आधार पे, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सरकारिया कमीशन। ठीक है, सरकारिया कमीशन है, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, सरकारिया कमीशन है सेंट्रल स्टेट रिलेशन पे, जो कि बना था 1983 में। स्ट्रॉन्ग केस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन थी उसकी कि परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल होनी चाहिए, आर्टिकल 263 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में। Which of the following comes under the original jurisdiction of a high court? यहां पे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा हाई कोर्ट का ओरिजिनल का मतलब होता है कि जो पहली बार कानून बनाए, उसको बोलते हैं ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ ए हाई कोर्ट। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि वो कौन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ ए हाई कोर्ट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए मैटर्स ऑफ एडमिरल्टी, विल, मैरिज, डिवोर्स, कंपनी लॉ एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है, क्या क्वेश्चन ये आ गया है कि उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, वो सबसे पहले ओरिजिनल जुडिक्शन मतलब सबसे पहले लोग वहां जा सकते हैं क्या? फिर डिस्प्यूट रिलेटिंग टू इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर, कि एमपी और एमएलए के इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट है, सीधा हाई कोर्ट में जा सकते हैं क्या? रिगार्डिंग रेवेन्यू मैटर और एक्ट ऑर्डर और डन इन रेवेन्यू कलेक्शन, कि यहां पे रेवेन्यू कलेक्शन से रिलेटेड या रेवेन्यू से रिलेटेड कोई मैटर होता है, ठीक है, राजस्व से रिलेटेड कोई मैटर होता है, तो सीधा हाई कोर्ट में जाया जा सकता है क्या? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, डी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य करेक्ट नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य है वो करेक्ट नहीं है? तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, आपको मिलान करना है कि सबसे कौन सा आर्टिकल मैच नहीं हो रहा, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, या ऑल आर मैच्ड करेक्टली, या सभी करेक्ट मैच हो रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये वाला मैच नहीं हो रहा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला मैच नहीं हो रहा। आप देखिए कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया है और कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इसके आर्टिकल 266 और 267 ऐसे हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब्ड एज सुपर कैबिनेट, निम्नलिखित में से किसको सुपर कैबिनेट है वो माना जाता है? सुपर कैबिनेट कौन है? पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी, अपॉइंटमेंट कमेटी, या पार्लियामेंट अफेयर्स कमेटी? किसको मतलब मेन, जहां पे पॉलिटिकल डिसीजन होते हैं, देश और विदेश से रिलेटेड, फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड, भारत की विदेश नीति आप बोल सकते हैं, वहां वो भी डिसाइड होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पॉलिटिकल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है, उसको सुपर कैबिनेट भी माना जाता है। ए इसका राइट आंसर होगा। आगे देख लेते हैं, अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, कि निम्नलिखित में से फाइनेंशियल, यहां पे क्वेश्चन आ गया है कि अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की कुछ नीचे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है, तो कौन से के पास में फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है? फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मतलब कि वो आप ये भी बोल सकते हैं कि उनको जब बजट मिलता है तो पार्लियामेंट में वोटिंग होती है, चार्ज अपॉन नहीं है, चार्ज एक्सपेंडिचर नहीं है, कहने का मतलब उस पर वोटिंग होगी और डिस्कशन भी होती है। तो वो ऐसी कौन सी होगी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इलेक्शन कमीशन है, उस पे वोटिंग होती है। तो ए इसका आंसर होगा। इन पे कैग है, यूपीएससी और सुप्रीम कोर्ट है, इस पे वोटिंग नहीं होती। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर, यहां पे आ गया है कि व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। टोटल खर्चा कितना आया था जब संविधान बना था? टोटल खर्चा उस टाइम में आया था 64 लाख रुपए। आज के टाइम में तो करोड़ों में है, लेकिन उस टाइम में 64 लाख रुपए खर्चा आया था संविधान बनने में। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन कि द डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी एडवोकेटेड इन कनेक्शन विद द जुडिशियल रिव्यू मीन्स, इसका मतलब क्या है कि जब जुडिशियल रिव्यू होता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, वहां पे कोई डॉक्ट्राइन है, वहां पे क्या है, कोई सिद्धांत की बात होती है, वो सिद्धांत क्या है, सेवरेबिलिटी का सिद्धांत बताना आपको कि वो क्या है। ठीक है, इस पूरी सीरीज में इसका जिक्र पहले भी आया था। ठीक है, मान लो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बेंच है 11 जजेस की। ठीक है, तो वहां पे कुछ जो अलग है उनके पास में, कुछ कहने का मतलब है कि उनको अपना फैसला अलग से सुनाने का अधिकार होता है। कोई जरूर नहीं है 11 के 11 एक ही रूप में फैसले करे। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट कैन सब्स्टिट्यूट न्यू प्रोविजन फॉर द ऑब्जेक्शन, सॉरी यहां पे कुछ और भी बात है, यहां पे कुछ और भी बात है कि मान लो कोई केस है जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड है, और उस पर्टिकुलर जुडिशियल रिव्यू के केस में पूरा का पूरा कानून रद्द करवाना है या उसका छोटा पोर्शन रद्द करवाना है, उससे रिलेटेड ये सेवरेबिलिटी का केस है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कैन सब्स्टिट्यूट न्यू प्रोविजन फॉर द ऑब्जेक्शनेबल पोर्शन ऑफ लॉ टू मेक इट कंफर्म टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि वो सब्स्टिट्यूट कर सकता है, जो सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये पोर्शन ठीक नहीं, उसकी जगह नया पोर्शन डाल सकता है, वो नया प्रोविजन डाल सकता है, वो पोर्शन जिसमें कि उनको दिक्कत है। सुप्रीम कोर्ट है वो डिक्लेयर करेगा पूरे लॉ को गैर कानूनी, अगर वो लॉ को वॉइड ही कर देगा, अगर उसका कुछ पोर्शन भी खराब हुआ जो लॉ के अगेंस्ट है, लॉ के अगेंस्ट है, संविधान के अगेंस्ट है, कोई भी पोर्शन खराब हुआ पूरे के पूरे कानून को ही वो वॉइड कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर ओनली सच पोर्शन ऑफ लॉ एज वॉइड विच इज इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि संविधान सम्मत नहीं है उस पोर्शन को वो हटा देगा, बाकी पोर्शन रहेगा। नन ऑफ द वो, तो कौन सा है, ये सी इसका आंसर हो जाएगा। कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा कि वो कानून का वो हिस्सा जो कि संविधान को कहीं ना कहीं इनकंसिस्टेंस है, मतलब संविधान के अनुसार नहीं है, उसको हटा देगा और बाकी पोर्शन चलता रहेगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि विद रिगार्ड टू द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से रिलेटेड है, स्टेटमेंट 4 दी है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। Commission is not empowered to inquire into any matter after the expiry of 1 year from the occurrence of violation of human rights। क्या है कि कमीशन इज नॉट एम्पावर्ड कि वो 1 साल की घटना के बाद में उस पर इंक्वायरी नहीं करेगा। पहली स्टेटमेंट तो ये है, इट हैज नो पावर टू पनिश द वायलेटर्स ऑफ ह्यूमन राइट और नॉट टू अवार्ड एनी रिलीफ इंक्लूडिंग मॉनेटरी रिलीफ टू द विक्टिम, कि उसके पास ऐसा पावर नहीं है पनिश करने की, किसी को ह्यूमन राइट वायलेटर को पनिश करने की पावर नहीं है। ठीक है, तीसरा है NHRC डज नॉट हैव सुओ मोटो पावर टू लुक इनटू द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट, कि सुओ मोटो कि स्वतः संज्ञान ले ले, उसके पास वो पावर नहीं है। इट हैज ऑल द पावर ऑफ ए सिविल कोर्ट एंड इट्स प्रोसीडिंग हैव ए जुडिशियल कैरेक्टर, कि इसके पास जुडिशियल कोर्ट की पावर है। ठीक है, क्रिमिनल वाली नहीं, जुडिशियल की पावर है। तो ये यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है कि वो सुओ मोटो ले सकता है, इसमें लिखा हुआ नहीं ले सकता, तो ऐसा नहीं है, ले सकता है सुओ मोटो। बाकी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, चारों में 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, ये गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि के संथनम कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन रिकमेंडेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। संथनम कमेटी है, उसने करप्शन को रोकने के लिए कौन कौन सी कमेटी है या कौन सी कमेटी है उसका उसने रिकमेंडेशन दिया कि ये गठन होना चाहिए, या जो संस्थान है उनका गठन है उस कमेटी के आधार पे, उसकी रिकमेंडेशन के आधार पे हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है सी। जो CBI है और CVC दोनों ही संथनम कमेटी की प्रोडक्ट है, और ये 1962 की रिपोर्ट है। 1960 में ये बनी थी, 62 में रिपोर्ट आई थी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड आपके सामने कुछ स्टेटमेंट दी हुई है। क्या है कि सिंस इंसेप्शन इलेक्शन कमीशन इज ए मल्टी मेंबर बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ 3 इलेक्शन कमिश्नर्स। यहां पे क्या दिया हुआ है कि सिंस इंसेप्शन, शुरू से ही इलेक्शन कमीशन है वो एक मल्टी मेंबर, जब से संविधान स्टार्ट हुआ इलेक्शन कमीशन का अस्तित्व आया है,
तो ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है जिसमें कि 3 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। क्या शुरू से ही है? पहली स्टेटमेंट तो ये है। दूसरा, इलेक्शन कमिश्नर और रीजनल कमिश्नर कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कि जब भारत के CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिकमेंडेशन देंगे तभी उसको किसी कमिश्नर को इलेक्शन कमिश्नर या रीजनल कमिश्नर को हटाया जा सकता है। डिटरमाइन द टेरिटोरियल एरिया ऑफ इलेक्शन कंस्टिट्यूंसी थ्रू आउट द कंट्री। इलेक्शन कमीशन का काम है वो टेरिटोरियल एरिया की कौन कौन से एरिया आएगा उस पर्टिकुलर लोकसभा क्षेत्र में, यह काम उसका इलेक्शन कमीशन का है। ठीक है, तो बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट है यहां पे करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दूसरी और तीसरी करेक्ट है। ये शुरू से नहीं था, ये बाद में बना है। ये बाद में 3 मेंबर कमेटी बनी है, पहले नहीं थी। ठीक है, 1989 का ये 3 मेंबर कमेटी बनी है। जब 21 से 18 साल एज हो गई तो बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया था, बहुत सारे लोग नए आए थे जिनका की वोट बना था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डू नॉट कम अंडर नॉर्दर्न जोनल काउंसिल? कौन सा राज्य नॉर्दर्न जोनल काउंसिल के तहत नहीं आता इसमें से? तो इसका राइट आंसर क्या? उत्तराखंड नहीं आता। उत्तराखंड नहीं आता। जो नॉर्दर्न जोनल काउंसिल के तहत आते हैं हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी, लद्दाख, दिल्ली और चंडीगढ़। और जो उत्तराखंड है वो सेंट्रल जोनल काउंसिल के तहत आएगा। आगे चलते हैं। द सीट ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट है वो कहां पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर नैनीताल में इसकी सीट हाई कोर्ट की वो स्थित है। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द जुडिशियल पावर एंड फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट? कि पार्लियामेंट का जुडिशियल फंक्शन या पावर है वो कौन सी नहीं है। हम लेजिस्लेचर बात नहीं कर रहे हैं, हम जुडिशियल की बात कर रहे हैं। जुडिशियल जज मतलब न्यायिक शक्तियां जिसकी बात हो रही है। इट कैन इम्पीच द प्रेसिडेंट फॉर द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, की संविधान का उल्लंघन होने पे प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकते हैं, ये उसकी फैसला सुना सकती है, न्यायिक पावर है। इट कैन रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस, वाइस प्रेसिडेंट को भी हटा सकती है। इट कैन पनिश इट्स मेंबर और आउटसाइडर फॉर ब्रीच ऑफ इट्स प्रिविलेजेस और इट्स कंटेम्प्ट, कि अगर अवमानना होती है, विशेषाधिकार होते हैं सदन के, उस केस में सजा दे सकती है। ऑल द ऑर्डिनेंसेस इशूड बाय प्रेसिडेंट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट विद इन 6 वीक्स आफ्टर इट्स रीअसेंबली, कि रीअसेंबली होने के 6 महीने के बाद पार्लियामेंट में जो भी ऑर्डिनेंस होते हैं वो पास करने, अप्रूव करना जरूरी होगा प्रेसिडेंट ने जो इश्यू की है ऑर्डिनेंस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा? इसमें जुडिशियल पावर नहीं है, तो ये डी इसका राइट आंसर है। ये लेजिस्लेटिव पावर है, जुडिशियल पावर नहीं। ऊपर वाली 3 वो जुडिशियल पावर है। ठीक है, आगे देखिए। किचन कैबिनेट है एक इनफॉर्मल बॉडी होती है, मतलब एक कैबिनेट होती है। कैबिनेट की मतलब खास बंदे, जो कोई जरूरी नहीं मंत्री नहीं हो, जैसे कि मनमोहन सिंह के टाइम में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये किचन कैबिनेट बोल सकते हैं। इंदिरा गांधी के टाइम में संजय गांधी वगैरह। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो किचन कैबिनेट है, जो खास लोगों की है, इनफॉर्मल कैबिनेट इसको बोला जाता है, वो कहां कहां पे प्रचलित है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ये सारे देशों में। ठीक है, डी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं। विच आर द आर्टिकल्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट डील विद द प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लास कम्युनिटी? बैकवर्ड क्लास कम्युनिटी के लिए संविधान में कौन कौन से प्रोविजन है और कौन कौन से आर्टिकल है? उस आर्टिकल से रिलेटेड हमें दिया हुआ है 15, 16, 46 और 338B। ये इन 4 में से कौन कौन से आर्टिकल जो कि बैकवर्ड क्लास कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए या उनके अधिकारों के प्रोटेक्शन के लिए कहीं ना कहीं उनका जिक्र है? तो ये आपको क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव। ये चारों आर्टिकल है, इसका संबंध कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन से रिलेटेड है या डेवलपमेंट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड? नेशनल, ये बैकवर्ड क्लास से रिलेटेड। और आर्टिकल जो नया बना है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास है, वो आर्टिकल 338B है। हु कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ए वन पार्टी बॉडी? एक पार्टी बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को किसने बोला था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ग्रेवाइन ऑस्टिन ने ये बातें बोली थी। ये कुछ एक स्टेटमेंट होती है जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। पॉलिटिकल थिंकर ने कोई स्टेटमेंट दी है जो काफी ज्यादा वजूद रखती है, वो आपको याद करनी, ये आपको परेशानी में डाल सकते हैं। आगे देखिए। राइट टू प्राइवेसी एज पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ वाज एस्टेब्लिश्ड इन? कौन से निम्नलिखित केस में कि राइट टू प्राइवेसी है वो भी एक राइट टू लाइफ का हिस्सा माना जाएगा? राइट टू लाइफ है, जीने का अधिकार है, उसमें आपका
जो निजता का अधिकार है वो भी शामिल है। इस किस पर्टिकुलर केस में ये बात उभर कर आई थी या उस बात में फैसला हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है वो है ए, इसका राइट आंसर है जस्टिस के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में आर्टिकल 24, 19 और 21 के बारे में कहीं ना कहीं व्याख्या की थी प्राइवेसी से रिलेटेड। विच स्टेट हैज संस्कृत एज द सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज? सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत किस राज्य की दूसरी भाषा है? किस राज्य की दूसरी भाषा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यह हिमाचल प्रदेश की भाषा है, हिमाचल प्रदेश की दूसरी भाषा है। अगला क्वेश्चन है जुडिशियल एक्टिविज्म हैज लेड टू इंक्रीज इन द पावर्स ऑफ। जुडिशियल एक्टिविज्म की वजह से किसकी पावर है वो इंक्रीज हुई है? जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होती है कि जुडिशरी है वो काफी ज्यादा एक्टिव है ऐसे मुद्दे जहां पे कि सरकार को फैसले करने वो जुडिशरी फैसले करने लग जाती है। जुडिशरी कहीं कहीं थोड़ा इंटरफेयर सा करने लग जाती है। जुडिशरी कार्यपालिका पर दबाव बढ़ाना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो उस तरह की सिचुएशन में पावर उस किसकी बढ़ा देती है? जुडिशरी की पावर बढ़ा देती है। तो राइट आंसर क्या है इसका? सी इसका राइट आंसर है। आगे देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग ग्राम न्यायालय। ग्राम न्यायालयों से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो जो ग्राम न्यायालय है शेल बी ए मोबाइल कोर्ट एंड एक्सरसाइजेज द पावर ऑफ बोथ क्रिमिनल एंड सिविल कोर्ट। इस तरह के क्वेश्चन आए हैं पहले भी, पूरा ग्राम न्यायालय के बारे में जानकारी भी दी है, एक्सप्लेनेशन भी थी उसमें। तो क्या ग्राम न्यायालय में क्रिमिनल और सिविल कोर्ट के फैसले होते हैं? ग्राम न्यायालय है वो will not be bound by the rules of evidence provided in the Indian Evidence Act but shall be guided by the principle of natural justice। कि 1872 जो एविडेंस देने होते हैं किसी पर्टिकुलर केस को सोल्व करने के लिए, उसके बजाय अगर वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के जैसे दिखाई देता है, जैसे लग रहा है कि हाँ भी सबूत तो नहीं है लेकिन ये ऐसे जरूर इसका फैसला हमें करना चाहिए, तो उसके आधार पे, बिना सबूतों के आधार पे, लेकिन नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत होते हैं उसके फैसला करना, ठीक है, वो ग्राम न्यायालय का काम है। ग्राम न्यायालय का मतलब बाउंड नहीं है एविडेंस एक्ट पे। क्या बात सही है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसके दोनों तथ्य कथन है वो सत्य है। सी इसका राइट आंसर है। ये भी सही है और ये भी सही है। आगे देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द टेरिटरीज एंड कंट्री फ्रॉम विच इट इज एक्वायर्ड इज करेक्ट। कि कौन, देखो गोवा पुर्तगाल का संबंध है, दमन एंड दीव दादर एंड नगर हवेली पुर्तगाल, पुडुचेरी फ्रांस, ऑल ऑफ दीज। बताना आपको कि कौन सा इसमें करेक्ट है जो पेयर है टेरिटरी, और किस देश से वो टेरिटरी भारत को मिली है, किस देश ने एक्वायर कर रखी थी और भारत ने वापस उसने ली है, ये इस पे बताना है कि कौन सा देश के साथ में वो संबंध है। इसका राइट आंसर क्या है? डी सभी इसमें जो दिया हुआ है। पुडुचेरी फ्रांस से ली है, गोवा पुर्तगाल से वापस लिया है, और दमन दीव ये भी पुर्तगाल से वापस लिया है, और पुडुचेरी फ्रांस से। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से संबंधित निम्नलिखित में से क्या नहीं है? ओरिजिनल जुडिक्शन, रिट जुडिक्शन, एडवाइजरी जुडिक्शन या अपीलेट जुडिक्शन। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है एडवाइजरी। राष्ट्रपति सलाह मांगे और उसको ये एडवाइस दे, वो सुप्रीम कोर्ट का काम होता है। ये एडवाइजरी जुडिक्शन इसके पास में नहीं है, ठीक है। इसके पास में जुडिक्शन है ओरिजिनल, रिट, अपीलेट, सुपरवाइजरी, कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ये सारे इसके पास में जुडिक्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग केस राज्यसभा हैज अनइक्वल स्टेटस विद लोकसभा। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा केस इसमें राज्यसभा बराबर नहीं है लोकसभा के? राज्यसभा और लोकसभा कई मामलों में बराबर है, लेकिन कौन सा नीचे वाला केस है जिसमें कि बराबर नहीं है? तो अप्रूवल ऑफ ऑर्डिनेंस इश्यूड बाय प्रेसिडेंट, क्या इसमें बराबर नहीं है? मतलब कि ऑर्डिनेंस इश्यू कर दिया प्रेसिडेंट ने, अब उसको अप्रूव करना है, बिल बनाना है, मतलब पास करवाना है पार्लियामेंट से। अप्रूवल ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ ऑल द 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी बाय द प्रेसिडेंट, कि तीनों टाइम की जो इमरजेंसी उसका अप्रूवल प्रेसिडेंट द्वारा, ठीक है, प्रेसिडेंट द्वारा जो घोषणा होती है 3 टाइप की इमरजेंसी में, उसकी अप्रूवल क्या उसमें बराबर नहीं है? पासिंग ऑफ ए रेजोल्यूशन फॉर द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, कि नेशनल इमरजेंसी लग गई है, आपातकाल लग गया है, राष्ट्रीय आपातकाल, उसको अब हटाना है, तो उसमें दोनों से पास कराना जरूरी है क्या? और इलेक्शन एंड इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, कि राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है उसमें अपीजमेंट है, उसमें दोनों के मेंबर भाग लेंगे क्या? तो इसका राइट आंसर क्या है? सी इसका राइट आंसर है। यहां पे सिर्फ लोकसभा काफी है, राज्यसभा की जरूरत नहीं है इमरजेंसी को, नेशनल इमरजेंसी को हटाने के लिए। हालांकि लगाने के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए दोनों में। सी आंसर क्या था इसका? सी इसका आंसर था।
द कैबिनेट इज स्टीयरिंग व्हील ऑफ द शिप ऑफ द स्टेट, कमेंट इज मेड बाय। क्या है कि मंत्रिमंडल राज्य की जहाज का स्टीयरिंग व्हील है। ये टिप्पणी है, ये किसने की थी, मतलब ये कथन किसका है, किस पॉलिटिकल थिंकर का है? तो इसका राइट आंसर है रामसे मूर है, उसने ये बातें बोली थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कंसीडरिंग द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, हु अमंग द फॉलोइंग इज और आर नॉट इलेक्टेड इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली निम्नलिखित में से देखो, 73वां संवैधानिक संशोधन हुआ पंचायती राज के लिए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, उससे रिलेटेड बात हो रही है कि हु अमंग द फॉलोइंग, वो आर नॉट इलेक्टेड इनडायरेक्टली। इनडायरेक्ट इलेक्शन किसका नहीं होता? इनडायरेक्ट इलेक्शन है किसका नहीं होता? ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने, किसका नहीं होता इनडायरेक्ट इलेक्शन? मेंबर ऑफ पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल, पंचायत के जो मेंबर है, ब्लॉक समिति जिसको बोलते हैं, इंटरमीडिएट लेवल का ब्लॉक समिति, उसके मेंबर का डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट नहीं होता। मेंबर्स की बात हो रही है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन तो ये है। चेयरमैन ऑफ पंचायत एट विलेज लेवल, कि पंचायत के जो चेयरमैन होगा विलेज लेवल पे, इसका मतलब सरपंच की बात हो रही है, चेयरपर्सन की बात हो रही है, सरपंच की बात हो रही है, उसका इनडायरेक्ट इलेक्शन नहीं होगा। चेयरपर्सन ऑफ पंचायत एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल के चेयरपर्सन का जो संबंध है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन नहीं होगा। तो कौन सा इसमें करेक्ट है? तो पहला इसका राइट आंसर, पहला करेक्ट है। देखो, चेयरमैन का विलेज लेवल पर, सरपंच का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, राज्य की स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करती है। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट और इंटरमीडिएट है उसके चेयरमैन का इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है, तो और मेंबर्स का डायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो पहला स्टेटमेंट है मेंबर ऑफ पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल, उसका डायरेक्ट इलेक्शन होगा, इनडायरेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या है कि करेक्ट कोड से है, तो पहला इसका राइट आंसर होगा, बी इसका राइट आंसर है। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली, क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, यहां पे आपके सामने है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्टेटेड, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? ऑल द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन नवंबर 26, 1949। कौन सा कथन है सत्य? ऑल द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, कि भारत का जो सारा पार्ट है, प्रोविजन है, सारा पार्ट नवंबर 26, 1949 को ही फोर्स में आया है। क्या ऐसा सारा पार्ट आया या कुछ पोर्शन पहले लागू हुआ, कुछ बाद में हुआ? ये बात हुई। ऑल द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन जनवरी 26, 1950। मेजर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1949, रिमेनिंग पार्ट है वो 26 जनवरी 1950 को आया, और सम पार्ट है वो 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ, और मेजर पार्ट है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? डी करेक्ट है। स्टार्टिंग में कुछ है प्रोविजन और बाद में सारा संविधान है वो लागू हुआ था 26 जनवरी को। ठीक है, जो स्टार्टिंग में हुए थे, जैसे कि आर्टिकल अगर हम बात करें 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 380, 388, वो 392, 93, ये सारे इमीडिएटली स्टार्ट हो गए थे। उसके बाद क्या है, बाकी का पोर्शन है रिपब्लिक डे जिसको मनाते हैं, डेट ऑफ कमेंसमेंट भी बोला जाता है, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन कि फोर्सिबल रिलीजियस कन्वर्जन वायलेट विच ऑफ द फंडामेंटल राइट, कि किसी का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा देना कौन सा फंडामेंटल राइट वायलेट करता है? जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का अगर करवा दिया जाए तो कौन सा उसका फंडामेंटल राइट वायलेट होगा? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, राइट टू लाइफ, राइट टू प्रैक्टिस, राइट टू प्रोपेगेट। जिसका राइट आंसर है जो अंत चेतना, जो अंदर से उसको फिट नहीं बैठ रहा। अंत चेतना मतलब अंदर की जो आत्मा होती है, अंदर का जो सोच होती है, उसकी फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, उसकी चेतना की जो स्वतंत्रता है उस पर ठेस पहुंचती है उसको, तो ये फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है, उसका वायलेशन हुआ है। ए इसका राइट आंसर है। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, इनर फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल to mold his relation with God or creature in whatever way he desire। इसका मतलब एग्जैक्टली ये है। हाउ मेनी लोकसभा सीट्स आर देयर इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कितनी लोकसभा की सीटें हैं? तो राइट आंसर क्या है? 48 लोकसभा की सीटें हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में इसके अलावा विधानसभा की बात करें तो 288 सीटें हैं, अगर विधान परिषद की बात करें 78 हैं, लोकसभा की 48 है, राज्यसभा की 19 सीटें हैं। Indian National Congress, which is regarded as the first organized political party of India, was founded in the year। बहुत आसान क्वेश्चन है कि INC जो उसको सबसे पहली पॉलिटिकल पार्टी माना जाता है इंडिया की, उसकी स्थापना कब हुई थी?
उसकी स्थापना हुई थी 1885 में। बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, बी इसका राइट आंसर है। इट वॉज द फर्स्ट मॉडर्न नेशनलिस्ट मूवमेंट टू इमर्ज इन द ब्रिटिश एम्पायर इन एशिया एंड अफ्रीका। ठीक है, और बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के रूप में ये मॉडर्न जमाने की पार्टी है। ठीक है, तो एनीवे ये थे 50 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि आपके ये सारे क्वेश्चन है आपको समझ में आए होंगे और बहुत सारे क्वेश्चन आपके करेक्ट भी होंगे। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। ऑल द बेस्ट।